नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार और आज हम करेंगे नवंबर 2023 के बेस्ट 200 प्लस करंट अफेयर का पार्ट वन। दोस्तों, आपको अगर किसी भी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या कहता है? उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 50 शतक बनाए हैं। तो 50 शतक किसने बनाए हैं? अभी अभी एक रिकॉर्ड तोड़ा गया है जो कि था सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई में 49 शतक बनाए थे। किसमें? ओडीआई में। और 51 बना रखे हैं उन्होंने टेस्ट मैचेस में। इसका शतक ओडीआई का तोड़ दिया। ओडीआई का किसने तोड़ा है? 50वां शतक बनाया है विराट कोहली ने। किसने? विराट कोहली ने। और अगर बात करें टोटल शतकों की तो टोटल शतक देखे जाएं तो सचिन तेंदुलकर के कितने हैं? सचिन तेंदुलकर के हैं 100 शतक। और अगर विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली के हैं 80 शतक। वो अभी टेस्ट में बहुत पीछे हैं सचिन तेंदुलकर के। सचिन तेंदुलकर के 51 यानी कि 51 है और विराट कोहली के 29 शतक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक किताब के लेखक कौन है, जिसके लिए उन्हें 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये किताब लिखी किसने? क्या नाम है? कोर्टिंग इंडिया। बस इतना याद रख लीजिए। कोर्टिंग इंडिया किन्होंने लिखी है? तो ये किताब लिखी है नंदिनी दास ने। किन्होंने लिखी है? नंदिनी दास ने। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड यानी कि पुस्तक पुरस्कार ब्रिटिश अकादमी का, ये किन्हें मिला? ये पूछा जा सकता है नंदिनी दास को। किन्हें मिला? नंदिनी दास को। अब हम कुछ अवार्ड्स ऑन ऑनर्स देख लेते हैं जो कि नवंबर के मंथ में, किसमें? नवंबर मंथ में, नवंबर के फर्स्ट हाफ में, यानी कि 1 से 15 तारीख तक जो अवार्ड्स या ऑनर्स मिले हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम कि दी हिंदू बिजनेस लाइन, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उन्हीं उसी ग्रुप की एक बिजनेस लाइन पत्रिका है, उन्होंने दिया चेंज मेकर अवार्ड 2023 के लिए। किन्हें दिया गया है? आरबीआई को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि केरला ज्योति अवार्ड, ये किन्हें दिया गया है? एक एमिनेंट यानी कि बहुत प्रसिद्ध राइटर है जिनका नाम है टी पद्मनाभन। क्या नाम है? पद्मनाभन। क्या नाम है? टी पद्मनाभन। अगला क्या कहता है कि 2023 का ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज, क्या? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये किन्हें दिया गया है? नंदिनी दास को। इनकी बुक का नाम क्या था? कोर्टिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है चौथा, फोर्थ में क्या दिया है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हें दिया गया है? ये दिया गया है विहान तालिया विकास को। ये 10 वर्षीय बच्चा है। कितनी आयु है इसकी? इसकी आयु है 10 वर्ष। कितनी है? 10 ईयर। ठीक है। और इनको दिया गया, ये बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है कि रोहिणी नायर प्राइज, क्या है? रोहिणी नायर प्राइज, ये किन्हें दिया गया है? सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को। अगला कहते हैं कि जो महाराष्ट्र का है, ये कहाँ का पुरस्कार है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, जो 6 नंबर पे लिखा है। ये है लता मंगेशकर अवार्ड 2023, ये दिया गया है सुरेश वदकर को। ये सभी लेटेस्ट अवार्ड, आपको सभी याद करने, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लेके आया हूँ। देखिए, वैक्लेव हैवल सेंटर, ये एक इंस्टीट्यूट है, इन्होंने 2 अवार्ड प्रेजेंट किए हैं, ये राइटर्स के लिए हैं। इनका नाम क्या है? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ये दिया गया है सलमान रश्दी को। किसको? सलमान रश्दी को। और अगला दिया है इन्होंने डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड फॉर ए क्रेजियस राइटर एट रिस्क, ऐसा राइटर जो रिस्क पे रहता है हमेशा, जिनका नाम है अलय अब्देल फतेह। क्या नाम है? अलय अब्देल फतेह। और अगला क्वेश्चन कहता है कि एडल गिव हुरैन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट दी है 2023 की। इस फिलेंथ्रोपी यानी कि दान दाताओं की, तो जो दानदाताओं की जो सूची है, जो हुरैन इंडिया जो फिलेंथ्रोपी लिस्ट है, इसमें जो टॉप आए हैं वो एचसीएल के फाउंडर जिनका नाम है शिव नादर, ये आए हैं। देखिए, आपको ये 8 नहीं 9, एक किस्म से 9 क्वेश्चन है, आपको ये 9 के 9 क्वेश्चन याद करने हैं। एक किस्म से 4-5 बार पढ़िए इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। इस महीने के सबसे इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स ऑन ऑनर्स है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि नाइफ, एक बुक है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, एक अटेम्प्टेड मर्डर के बाद जो मेडिटेशन है उसके ऊपर एक बुक लिखी है नाइफ। ये लिखी है किन्होंने? ये लिखी है एमिनेंट राइटर सलमान रश्दी ने। किसने लिखी है? एमिनेंट राइटर सलमान रशीद ने। और इन्होंने लिखी है, इनको अभी अभी एक प्राइज भी मिला था, जो आपने पिछले उसमें स्लाइड में देखा था। अभी देखिए, फुटबॉल में जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है ना, वो यही अवार्ड होता है, जिसको बोलते हैं बैलन डे और 2023 में हर साल दिया जाता है। ये फीफा देता है इसको। कौन देता है? फीफा। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में जरा बताइए। देखिए, ये मेंस के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है लायनल मेसी, जो इंटर मिलान के लिए खेलते हैं। ये कहाँ का क्लब है? ये इटली का क्लब है। और अर्जेंटीना के, वैसे ये रहने वाले अर्जेंटीना की नेशनल टीम में खेलते हैं। और जो वुमेन्स में दिया गया है वो दिया गया है इटियाना बोनमार्टी को। ये एफसी बार्सिलोना जो कि स्पेन का क्लब है,
उसके लिए खेलती हैं और स्पेन की ही रहने वाली हैं। बस आपको ये 2 अवार्ड याद करने हैं बस, बैलन डोर, ये गोल्डन बॉल होती है, क्या होती है? गोल्डन बॉल, बट इसका नाम चेंज कर दिया गया था बैलन डोर, ठीक है। और ये लायनल मेसी को याद रखना, ये 8वीं बार मिल रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, लायनल मेसी को बेस्ट प्लेयर का भी अवार्ड मिला था फीफा 2022 का जो वर्ल्ड कप था उसके लिए। ये कहाँ हुआ था? कतर में। कहाँ हुआ था? कतर में। और अर्जेंटीना ने इसको जीता था। किस कंपनी ने भारत की रक्षा परियोजना में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनकर इतिहास रख दिया है? देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया वो बताता हूँ आपको मैं। हुआ क्या है कि जो डिफेंस सेक्टर है, यानी कि डिफेंस सेक्टर जो है, डिफेंस सेक्टर में कोई भी बाहर की कंपनी आती है उसको एफडीआई दिया जाता है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी कंपनी की कितनी साझेदारी होगी, तो उसमें पहले रूल थे कि इंडिया की भी किसी कंपनी की साझेदारी होनी चाहिए, पर अब 100% एक विदेशी कंपनी है जो पहली कंपनी बनी है। वो कौन सी कंपनी है उसका नाम बताना, जिसको 100% हिस्सेदारी उसी कंपनी की होगी और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो ये कौन सी कंपनी है? ये साब। क्या नाम है? साब, यानी कि ऑप्शन बी ठीक होगा। और जो ये साब कंपनी है ना, इसने किया क्या ये बताता हूँ आपको। साब एफएफवी, यानी कि साब एफएफवी इंडिया के नाम से इन्होंने कंपनी रजिस्टर की है। और ये इंडिया के हरियाणा में, जो हरियाणा स्टेट है यहाँ पर अपना प्लांट लगाएगी। ये स्वीडन की कंपनी है। कहाँ की है? स्वीडन की। स्वीडन की कंपनी है और ये बनाएगी कार्ल गुस्ताफ M4 शोल्डर फायर्ड रॉकेट। यानी कि जो एक इंसान होता है, एक आदमी है, यानी कि वो शोल्डर पे, कंधे पे अपने पे एक रॉकेट लेके फायर करेगा। जो रॉकेट है उसका नाम है कार्ल गुस्ताफ M4 शोल्डर फायर्ड रॉकेट। इसको बनाएगी कौन सी कंपनी? साब। ये कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये अपना प्लांट लगाएगी कहाँ? हरियाणा में। और इस रॉकेट का नाम है क्या है? कार्ल गुस्ताफ M4। कौन सी कंपनी है? साब, SAAB। और ये कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की। अगला क्वेश्चन, रांची में आयोजित महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो ये किसने जीती है? ये जीती है भारत ने। किसने? भारत ने, यानी कि ऑप्शन ए ठीक होगा। ये हॉकी का टूर्नामेंट था। एक और हॉकी का टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है सुल्तान ऑफ जोहर कप, यानी कि सुल्तान जोहर कप होता है, जो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जोहर, मलेशिया में हुआ। और इसमें भारत की जो जूनियर टीम थी ना हॉकी की, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और महिला एशिया चैंपियनशिप जिसका आयोजन कहाँ हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। ये रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? रांची में। और इसमें भारत ने गोल्ड जीता है। कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल। अब अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला 1 से। आपको सबको पता होगा फॉर्मूला 1 रेस कारों की होती है। किसकी होती है? कार की। तो इसमें एक ब्राजीलियन ग्रैप्री हुई है, ग्रैंड प्रिक्स हुई है, जीपी। ये किसने जीती है? ये जीती है रेडबुल के चालक मैक्स वर्स्टेपन ने। किसने? मैक्स वर्स्टेपन। ये किसके लिए खेलते हैं, गाड़ी चलाते हैं? रेडबुल की। और अगर बात करें कि देश में अब तक जो इस 2023 में अब तक जो जीपी हुई है, ग्रैंड प्रिक्स हुई है, उनमें किसने जीता है? देखो आपको 3 याद रखनी है बस, सऊदी अरेबिया और अजरबैजान। ये जीती है सर्जियो परेज ने। सिंगापुर जीती है कार्लोस सैनेज ने। बस ये 3 याद रख लीजिए। उसके बाकी जो बच गई 15 नवंबर तक, वो सब किसने जीती है? मैक्स वर्स्टेपन ने। किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। बस 3 याद कौन सी करनी है? सऊदी अरेबिया, देख SAS, यानी कि सऊदी अरेबिया यहाँ से बन गया। ए से क्या बन गया? अजरबैजान। एस से क्या बन गया? सिंगापुर। SAS याद रख लो बस। ये 3 है जो किसी और ने जीती है, बाकी सभी मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। अब अगला क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स से ही है, जो कि चेस से रिलेटेड है। चेस में विदित गुजराती और R वैशाली, ये वुमेन्स में और ये मेंस में। इन्होंने मेंस में जीता है, क्या जीता है? फिडे ग्रांड स्विस चेस चैंपियनशिप। इसमें जीत के एक अगले साल 2024 में एक टूर्नामेंट होगा जिसका नाम है कैंडिडेट टूर्नामेंट। ये टोरंटो में होगा। टोरंटो कहाँ पर है? कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा में। और आपको बता दूं कनाडा, मैक्सिको और USA, इसमें एक वो होगा, क्या होगा? फीफा का वर्ल्ड कप होगा। कौन से साल का होगा? इसमें 2026 का, यानी कि जो नेक्स्ट आने वाला है। और 2030 का कहाँ पर होगा? 2030 का होगा स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में। और 2034 का, जैसे कि अभी अभी खबर आई है कि 2024 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, यानी कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ पर होगा? सऊदी अरेबिया में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लिया। ये बैठक प्लस क्या है ये बताता हूँ आपको। या ए से बनेगा एशियन, डी से बनेगा डिफेंस, M से बनेगा मिनिस्टर और ये बनेगा मीटिंग। ये प्लस का मतलब क्या है? देखो आसियान में जो आसियान कंट्रीज हैं वो हैं 10 कंट्री। कितनी कंट्री हैं? 10 कंट्री। इन आसियान में ये प्लस का मतलब है कि और बाकी जो आसियान कंट्री बच गई उनके अलावा ये और देशों के भी डिफेंस मिनिस्टर्स को बुलाते हैं और फिर एक मीटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं ADMM प्लस। क्या? ADMM प्लस। तो ये कहाँ पर हुई है? जकार्ता में हुई, इंडोनेशिया में, यानी कि आंसर ए ठीक होगा। और अगर बात करें आसियान में कौन कौन सी कंट्री हैं, तो ये लाओस,
म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनी और फिलीपींस। आसियान के समिट की बात करें 2023 की, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो ये 42nd हुआ लबुन बाजो में और 43rd हुआ जकार्ता में। आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता। क्या थी? जकार्ता। अभी ये चेंज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नुसंतारा। क्या नाम है? नुसंतारा। ये टी होगा, नुसंतारा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अभी कुछ लोन दिए गए हैं। लोन कहाँ दिए गए हैं? तो जो भारत में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत ने और एडीबी ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों ने मिलकर एक ऋण यानी कि लोन पे समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं 400 मिलियन के। अब एडीबी की बात होती है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मस्ता सुगु असकावा। और आपको बता दूं, पिछले क्वेश्चन में था आसियान। तो जो आसियान एशियन कंट्रीज है, ये जो एक ब्लॉक है, एशियन ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर? जकार्ता, इंडोनेशिया में। एक लोन और दिया है। ये लोन किसने दिया है? यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने, यानी कि डीएफसी ने। ये लोन भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है अडानी। अडानी पोर्ट्स, अडानी साहब की, गौतम अडानी है, उनकी एक कंपनी है जो पोर्ट्स का बिजनेस करती है जिसका नाम अडानी पोर्ट्स। इसको दिया है 553 मिलियन यूएस डॉलर का दिया है। ये किसके लिए दिया है? कोलंबो पोर्ट टर्मिनल बनाने के। कोलंबो पोर्ट टर्मिनल कहाँ पर है? श्रीलंका में। देखिए ये क्यों दिया है, आपको एक चीज़ समझाता हूँ छोटी, जियो पॉलिटिक्स की। तो जियो पॉलिटिक्स की चीज़ क्या है? जो श्रीलंका है ना, कहाँ, जो श्रीलंका है, श्रीलंका में एक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बन टोटा। क्या? हम्बन टोटा। ये चाइना ने 99 ईयर की लीज पर ले रखा है। तो यहाँ पर प्रेजेंस इंडिया के नीचे, अगर इंडिया के नीचे देखते हैं श्रीलंका में चाइनीज प्रेजेंस हो गई है। तो चाइनीज प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए अडानी जो पोर्ट्स हैं, भारत भी अपना काम कर रहे हैं वहाँ। तो जो कोलंबो में एक टर्मिनल बनाएगा भारत, जिससे कि वहाँ भारत की प्रेजेंस बनी रहे और चाइना पे निगरानी की जा सके। अभी बात करते हैं हाल ही में खबरों में रहे रैक जेनेस प्रायद्वीप यानी कि रैक जेनेस आइलैंड है, जहां 24 घंटों के भीतर 1400 भूकंप के झटके दर्ज किए गए। इसका संबंध किस देश से है? देखिए ये जो जगह है ना, रैक जेनेस प्रायद्वीप, यहाँ पर टोटल अगर बात की जाए तो 1400 भूकंप आए। कितने? 1400 भूकंप 24 घंटे के अंदर अंदर। ये है आइसलैंड में। कहाँ पर है? आइसलैंड में। और यहाँ पर है ना, आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो रैक जेनेस नाम की जगह है, यहाँ ज्वालामुखी भी फटा है। क्या? ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी है वो फट रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो रखा है। और अगर बात करें आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी का नाम क्या है? रेकजैविक। क्या नाम है? रेकजैविक। याद कर लेना, आ सकता है क्योंकि अभी अभी न्यूज में चल रहा है और इसकी राजधानी की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अटपटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है ज्वालामुखी जो आइसलैंड में फट रहा है आजकल, और अर्थक्वेक चल रही है वहां पर। अगला क्वेश्चन भी ज्वालामुखी से संबंधित है। हाल ही में खबरों में रहे कैलूचेवस्काया सोप का ज्वालामुखी किस देश में फट रहा है? किस देश में? इसमें अब ये दोबारा से एक्टिव हो गया। क्या हो गया? एक्टिव हो गया। तो ये कहाँ पर है? ये है रूस में। कहाँ पर है? रूस में। अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो कहाँ है? एक्टिव ज्वालामुखी यानी कि जो जीवित ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? वो है हवाई में। हवाई में क्या नाम उसका? माउनो लाओ। क्या नाम है? माउनो लाओ। याद रखना इसको। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में एक काम हुआ है बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट के नए जजों की नियुक्ति के बाद 3 नए जज और आ गए। वो आने के बाद अब टोटल कितने जज हो गए हैं? तो टोटल जज हो गए हैं 31 थे पहले, 30 टोटल थे, 30 थे, एक चीफ जस्टिस यानी कि 31 थे टोटल। अभी 3 और नए आ गए, तो यानी कि कितने हो गए? 34। कितने हो गए? 34, यानी कि ऑप्शन बी ठीक होगा। और तीनों जजों का नाम भी आप देख लीजिए। पहले जज का नाम है सतीश चंद्र शर्मा, दूसरे का ऑगस्टिन जॉर्ज, और तीसरे का है संदीप मेहता। इन तीनों का नाम भी आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में कैसे भी दे सकते हैं। टोटल पर जो मैक्सिमम जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, वो 34 होते हैं, जिसमें 33 जज नॉर्मल होते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं। पीएम पीवीटीजी योजना हाल ही में लॉन्च की गई। इसमें टी का क्या अर्थ है? देखिए इस योजना के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो जो प्रधानमंत्री मोदी है वो झारखंड गए थे। झारखंड क्यों गए थे? भगवान बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी थी। क्या थी? बर्थ एनिवर्सरी थी। उसमें गए। वहां पर जो जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, उसके लिए एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है प्रधानमंत्री, और पी से पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि बहुत ज़्यादा वनरेबल है, जिनको ज़्यादा खतरा है, जिनको ज़्यादा जरूरत है सहायता की, उनके लिए एक योजना लॉन्च की है PMPVTG। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना है, पूछी जा सकती है। और ये कहाँ से लॉन्च हुई है? झारखंड से लॉन्च हुई है। 15 नवंबर को लॉन्च हुई है, ये भी याद रखना।
क्योंकि अभी रिसेंट है। और इसका एम क्या है कि उनको बेसिक फैसिलिटी दी जा सके, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, अपॉर्चुनिटी। तो यानी कि टी का अर्थ क्या है? ट्राइबल, यानी कि ऑप्शन ए ठीक होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ब्रिटेन के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि जो किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया डेविड कैमरून को। देखो आपको बता दूं कि इंडिया में तो बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि विदेश मंत्री। क्या बोलते हैं? विदेश मंत्री। और वहां पर बोलते हैं विदेश सचिव, यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी। तो ये किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है डेविड कैमरून को, यानी कि ऑप्शन बी। अगर बात करें विक्टोरिया एटकिंस की, तो विक्टोरिया एटकिंस को क्या बनाया गया है? हेल्थ मिनिस्टर, यानी कि हेल्थ सेक्रेटरी। और स्टीव बार्कले को इन्वायरमेंट सेक्रेटरी बनाया गया है। देखिए ये अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम ये जो यूनाइटेड किंगडम है यानी कि ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में कौन मिनिस्टर बन रहा है? चलो प्राइम मिनिस्टर की तो बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, पर ये क्वेश्चन क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जो डेविड कैमरून थे ना, वो पहले फॉर्मर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री थे यूके के, ऋषि सुनक से पहले। और अब उनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। एक बैंक है जिसका नाम है सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ने एक संपूर्ण नामक एक अभूतपूर्व एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए होता है एमएसएमई, आर्थिक गतिविधि सूचकांक लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? जो सिडबी है ना, ये स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जो लोन वगैरह होता है उनके डेवलपमेंट के लिए उसका बैंक है। इसने एक योजना, एक सूचकांक लॉन्च किया है जिसका नाम है संपूर्ण। क्या नाम है? संपूर्ण। ये किस कंपनी के साथ मिलकर किया इन्होंने? ये किया है ऑप्शन बी, यानी कि जकोटा के साथ। और इसमें करेंगे क्या ये देखो आपको मैं बताता हूं। जो संपूर्ण सूचकांक है उसके जरिए ये करेंगे क्या कि जो एमएसएमई है ना, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, माइक्रो है या मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको ये उनका एक इकोनॉमिक इंडेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इकोनॉमिक इंडेक्स। उस इंडेक्स के जरिए पता करेंगे कि कितनी कंपनी प्रॉफिटेबल है, कितना लॉस चल रहा है, कितने लोन की जरूरत है, किस कंपनी में सेल्स क्या है। तो इस तरीके का ये संपूर्ण इन्होंने एक वो बनाया है, क्या नाम है, इंडेक्स बनाया है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि WOAH, इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, की क्षेत्रीय आयोग एशिया और प्रशांत का 33वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 33वां सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। क्या थी? 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ WOAH रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के लिए 13 से 16 नवंबर के लिए हुआ। जो एनिमल्स की हेल्थ होती है उनको कैसे बेस्ट किया जाए, ये कोविड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मेन जो कॉन्फ्रेंस में देखा गया कि जो एनिमल और जो इंसान है, एनिमल मैन का रिलेशनशिप क्या होता है, इनसे क्या डिजीजेस जा सकते हैं, बच सकते हैं, इसकी स्टडी की गई है। ये एशिया पैसिफिक की कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? 33rd। अब कुछ ओब्यूचरी देख लेते हैं। ओब्यूचरी क्या होती है? जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी वरिष्ठ नागरिक की, देश के जो एमिनेंट पर्सन था, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो वो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, उसका नाम देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये आदमी था कौन, ये क्या करता था। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता यानी कि पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य, इनकी मृत्यु हो गई 92 साल की उम्र में। तो ये क्या थे? बस आप सिंपल सा याद रखना कि एक पॉलिटिशियन थे। फिर बात आती है सुब्रत रॉय की। जो सुब्रत रॉय थे, ये सहारा ग्रुप के संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे। इनकी भी मृत्यु हो गई। DB चंद्रगौड़ा, ये कर्नाटका की विधानसभा के पहले पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, यानी कि स्पीकर रह चुके थे। इनकी भी मृत्यु हो गई। ये एक पॉलिटिशियन थे। लीला ओमचेरी, इनका भी निधन हो गया। ये संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार। गिव पटेल, ये एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, थॉमस केनथ मेंटिंगली 2, ये जो अंतरिक्ष में नासा ने अपना चांद पे अपोलो मिशन भेजा था। क्या भेजा था? अपोलो, जिसके जरिए अंतरिक्ष यात्री गए थे अंतरिक्ष में, उसके ये एक मतलब अंतरिक्ष यात्री थे। तो इनकी भी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो NPCI है, NPCI की स्थापना हुई थी 2007 में। उसने UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे हम जैसे आजकल गूगल पे, फोन पे पैसे ट्रांसफर करते हैं, वो सेवा है। ये NPCI का एक प्रोडक्ट है। NPCI ने ही इस टेक्नोलॉजी को बनाया था। तो UPI सुरक्षा दूत यानी कि UPI सेफ्टी एम्बेसडर, उसकी सेफ्टी के लिए किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को। किनको? बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को। अब देखते हैं NPCI के बारे में। NPCI ना, ये 2007 में स्थापित हुई थी। कब? 2007 में। और इन्होंने रुपे, UPI,
NETC जिससे फास्टैग चलता है, भीम UPI, AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस जो आधार के जरिए हम पैसे निकलवा लेते हैं गाँव में, NEच यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, NFS फाइनेंशियल स्विच। इन्होंने UPI और रुपए ने तो आपको पता ही है दुनिया में धूम मचा रखी है, और जहाँ भी जाते हो फास्टैग यूज करते हो आप किसी भी उस पर टोल प्लाजा पे। तो ये सब किसकी देन है? NPCI की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उन्हीं के ये पेटेंटेड ये प्रोडक्ट है। अब अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क कर लेना इस पे। ये क्वेश्चन क्या है कि जो फल्गुनी शाह है, फल्गुनी शाह को ग्रैमी अवार्ड मिला था। कौन सा ग्रैमी अवार्ड, किस चीज़ के लिए? एक सॉन्ग है उनका अबेंडेंस इन मिलेट्स, यानी कि जो मोटा अनाज होता है उसमें प्रचुरता के लिए एक सॉन्ग बनाया था इन्होंने, अबेंडेंस इन मिलेट्स। तो उसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। अभी अभी क्या हुआ है, उनको नॉमिनेट किया है किस चीज़ के लिए? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस होगी उसके लिए नॉमिनेट किया है 2024 के लिए इनके सॉन्ग को। तो पहला किन को मिला था ग्रैमी अवार्ड? तो पहला ग्रैमी अवार्ड आपसे पूछा जा सकता है, ये मिला था रवि शंकर को, जो कि भारत के बहुत बड़े सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्ती कॉर्पेट यानी कॉर्पेट 2023 आयोजित किया गया? ये किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। देखो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, अगर आपको सैन्य अभ्यास पढ़ने हैं यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज जनवरी से लेकर नवंबर 2023 के लिए, उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। और जो इंडेक्स यानी कि सूचकांक है जनवरी से नवंबर 2023 तक, वो भी हमने अपलोड कर दिया, वहां भी आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारत पाकिस्तान सीमा के पास, कुपवाड़ा जो भारत पाकिस्तान सीमा के पास है, वहां पर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया जो अभी फिलहाल CM है, चीफ मिनिस्टर है, कहाँ के? महाराष्ट्र के, उन्होंने। देखिए ये चीफ मिनिस्टर, और देवेंद्र फडणवीस जो है ये क्या है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर। क्या है? डिप्टी CM है। कहाँ के? ये बीजेपी पार्टी के हैं, ये शिवसेना के हैं। किसके हैं? शिवसेना के। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित भारत के 37वें राष्ट्रीय खेलों में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, जो 36वें खेल हुए थे ना, नेशनल गेम्स हुए थे, उनमें CGL का जो अभी मेंस हुआ है 2023 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए थे ऐसे, और इनमें पूछा था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे कौन कौन है। मतलब 37th नेशनल गेम, 36th नेशनल गेम यानी 36वें नेशनल खेलों में, राष्ट्रीय खेलों में क्या थे। तो आपसे इनकी रैंक भी पूछी जा सकती है। देखो जो 37 में हुए हैं ये कहाँ हुए? गोवा में। पहली चीज़ तो इसमें प्रथम स्थान पे है महाराष्ट्र, यानी कि आंसर ए होगा। सेवाएं यानी कि सर्विसेज 2 नंबर पे है, हरियाणा 3 नंबर पे, MP यानी कि मध्य प्रदेश 4 पे। ये पहली बार हुआ है कि महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आया है। अगर 36वें की बात करें तो 36वें पे बस एक चीज़ में चेंज था कि जो सेवाएं थी वो प्रथम पे थी, महाराष्ट्र सेकंड पे था, हरियाणा थर्ड पे था, और फोर्थ पे मध्य प्रदेश था। देखो ये दे रखा है, महाराष्ट्र ने टोटल कितने मेडल जीते हैं ये देख लीजिए एक बार आप। महाराष्ट्र ने टोटल मेडल जीते हैं, महाराष्ट्र ने टोटल मेडल जीते हैं 228, 80 गोल्ड के साथ। और जो 38वें नेशनल गेम्स होंगे ना, यानी कि 38th, वो 2024 में होंगे, और वो कहाँ पर होंगे? वो होंगे उत्तराखंड में। कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में। वो क्या कहता है, यूनेस्को रिसेंटली वेलकम्ड 55 न्यू सिटीज। देखो इनकी एक वो होती है जो क्रिएटिव सिटी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कलात्मक जो शहर होते हैं उनकी सूची होती है, उसको बोलते हैं UCCN, यानी कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। उसमें 55 सिटीज़ को ऐड किया है 2023 में। तो उसमें भारत की 2 सिटी को ऐड किया गया है। एक तो है कोझिकोड, ये केरल की है, इसको बोला गया द सिटी ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्य की सिटी। और दूसरी है ग्वालियर, यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक, यानी कि संगीत का शहर। और इसके अलावा बात करें अगर, तो वाराणसी है, उसको भी सिटी ऑफ म्यूजिक के तहत पहले कभी UCCN में, यानी कि क्रिएटिव सिटीज़ में शामिल कर रखा यूनेस्को ने। अगर यूनेस्को का हेडक्वार्टर देखें तो ये पेरिस में है, और इसकी फुल फॉर्म ये होती है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? ये किया गया है हीरालाल सामरिया को। क्या? हीरालाल सामरिया को क्या किया गया है? न्यू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि CIC। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेना। अगर बात करें इसमें, जो हमारे क्या नाम, हितेश कुमार S मकवाना, इनको सर्वेयर जर्नल ऑफ इंडिया, जो सर्वे करता है उसका सर्वेयर जर्नल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। और जो ऑप्शन ए देख रहे हैं, पल्लवी जाम गोविल, इनको किया गया है DG, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसका? हाइड्रोकार्बन्स का। जो अपने जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कोयला है, हमारे डीजल है, पेट्रोल है, इनका DG नियुक्त किया गया है। और अगले उस पर देखते हैं, अगली स्लाइड पे दे रखा है हमने अपॉइंटमेंट्स।
जो पहले 2 वीक है ना, यानी कि पहला हाफ है मंथ का 1 से 15 नवंबर तक का, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सारे दे रखे हैं इसमें आपको। तो सबसे पहले हमने जैसा पढ़ लिया, पल्लवी जाम गोविल, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन की डीजी है। हितेश कुमार एस मकवाना, ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है। मनोरंजन मिश्रा, ये क्या है, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। रोहित ऋषि, कौन, रोहित ऋषि, इनको किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। राजेंद्र मेनन, इनको चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, यानी कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो ट्रिब्यूनल होता है सशस्त्र सीमा बल का, सॉरी आर्मर्ड फोर्सेस का, आर्मर्ड फोर्सेस में अगर कोई कुछ गुस्ताखी कर दे या कुछ उनके ऊपर केसेस चलते हैं, कोर्ट केसेस, उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया राजेंद्र मेनन को। दीपेश नंदा, जो 6 नंबर पे दिए हैं, दीपेश नंदा सीईओ और एमडी, टाटा की एक कंपनी है जिसको बोलते हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, उसके सीईओ बनाए गए हैं दीपेश नंदा को। आपको कमेंट में बताना कि जो टाटा ग्रुप है, कंप्लीट टाटा ग्रुप, उसका चेयरमैन कौन है। पहले रतन टाटा थे, उसके बाद साइरस मिस्त्री थी, फिर रतन टाटा, अब कौन है ये बताइए। साइमा वाजिद, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल डायरेक्टर बनाया साउथ ईस्ट एशिया के लिए। और जो कोंकण रेलवे है ना, उसका चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD ये बनाया संतोष कुमार झा को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज PDF तो मैंने दे ही रखी है आपको, टेलीग्राम चैनल पे जाओ और डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा ये। 19वें कलाकार पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये किन्हें सम्मानित किया गया है, जल्दी बताइए। ये किया गया है अपोलिनारिस डिसूजा को। किसको, अपोलिनारिस डिसूजा को। अगला क्वेश्चन है, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कर्मचारी कल्याण सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है, जो 30 देशों के कर्मचारियों की भलाई पर प्रकाश डालता है। यानी कि एक मैकेंजी जो है, मैकेंजी ने एक वो बनाया है, एक सर्वे किया है, वो किया एम्प्लॉइज के, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनके कल्याण के लिए एक सर्वेक्षण किया है, एक सर्वे किया है, उसमें 30 कंट्रीज के ऊपर वो सर्वे हुआ है। तो जो सबसे बेकार है वो तो है जापान, और भारत की रैंक क्या है उसमें, भारत की रैंक है दूसरी, कौन सी, दूसरी, और लास्ट पे है जापान। देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, देखो 3 टाइप की जारी होती है। एक तो टाइम्स जारी करता है हायर एजुकेशन के लिए, किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए। एक होती है QS रैंकिंग, तीसरी होती है टाइम्स एशिया रैंकिंग। होती तो बहुत सारी है, हम 3 डिस्कस करेंगे। तो पहली वाली में हमें देखना टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी थी। तो टॉप पे इसमें टाइम्स हायर में है ऑक्सफोर्ड, क्या नाम है, ऑक्सफोर्ड। और इंडिया की तरफ से टॉप कौन सी आई है, तो इंडिया की तरफ से टॉप आई है IISc बेंगलोर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर। और जो अगली स्लाइड में देख लेंगे, देख लीजिए आपको दिखा दिया। अब अगले में QS वर्ल्ड रैंकिंग है, तो QS वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया का जो टॉप इंस्टीट्यूट आया है वो आया IIT बॉम्बे 149वीं रैंक पे, और MIT जो USA का ये है टॉप पे पूरे वर्ल्ड में। और टाइम्स एशिया की बात करें तो इसमें क्या, IISc टॉप अमंग इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी कि देख टाइम्स की जो भी रैंकिंग होगी, चाहे एशिया की हो चाहे वर्ल्ड की हो, वर्ल्ड हायर एजुकेशन थी उसमें क्या था, IISc बेंगलोर था इंडिया की तरफ से, और एशिया में 48th रैंक है। और जो टाइम्स एशिया में है, एशिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है त्सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की, और वर्ल्ड की है QS रैंकिंग के हिसाब से MIT। और अगर बात करें टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और MIT है थर्ड। तो इन्हीं में कंपटीशन रहता है 3 यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT, यही ऊपर नीचे रहती है, कभी कैम्ब्रिज आ जाती है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक यानी कि WIPI रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश ने सबसे अधिक पेटेंट जमा कराए। देखो कहाँ के साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा इनोवेशन कर रहे हैं, यानी कि इनोवेशन करेंगे तो पेटेंट फाइल करेंगे, क्या करेंगे, पेटेंट फाइल। पेटेंट ऐसी चीज़ होती है कि आपका राइट हो गया उस इनोवेशन पे, कि उसको कोई भी उस पर ये नहीं कह सकता कि ये मेरा इनोवेशन है, किसी कंपनी को बेच नहीं सकता। अब आपका अगर कोई भी कंपनी उसको यूज करेगी तो आपसे परमिशन लेगी, और परमिशन लेके वो आपसे को रॉयल्टी देगी, या फिर आप बेचोगे, कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा पेटेंट 2022 में किन्होंने डाले हैं, तो ये डाले हैं चीन ने, चीन नंबर 1 पे है। और भारत कौन से नंबर पे, देख लीजिए 7वें नंबर पे भारत, कौन से नंबर पे इस लिस्ट में, देखिए यहाँ पर भारत 7वें नंबर पे, पहले पे है चाइना। चाइना ने 16.2 लाख, यानी कि 16 लाख ही लगा लो, 16 लाख पेटेंट फाइल करें, और इंडिया ने कुल 77,000, यानी अभी इंडिया बहुत पीछे है इनोवेशन में, बहुत काम करना है हमें। और अगर बात करें इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की, जो 2023 का ये है इंडेक्स, पिछले क्वेश्चन में क्या था, सर्वे हुआ था, क्या हुआ था, एक रिपोर्ट आई थी कि किसने की है, पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में सबसे टॉप पे कौन है, USA, और भारत का क्या स्थान था, 42वां, कितना, 42वां। किस संस्थान ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। एटमैन की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड
टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। यानी कि आजकल आप दिल्ली एनसीआर में यहाँ रह रहे होगे तो आपको पता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है इस टाइम पे। कुछ तो पराली जलाने की वजह से, कुछ दिवाली हो गई पोल्यूशन, और बाकी हमारे जो व्हीकल्स और जो इंडस्ट्री चलती है वो तो पोल्यूशन का है ही घर। कुछ एक्स्ट्रा आने की वजह से थोड़ा ज़्यादा दिख जाता है ये। तो इसके लिए कौन सा ऐसा संस्थान है भारत का जिसने ये एक क्या नाम है, हम कह सकते हैं मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए COE बनाया, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। क्या बनाया? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने बनाया ये, कौन से इंस्टीट्यूट ने ये बनाया? IIT कानपुर ने, यानी कि आंसर सी करेक्ट होगा। अब IIT से रिलेटेड है क्वेश्चन और कि कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में एक जांजीबार नामक द्वीप है। क्या नाम है? जांजीबार द्वीप। वहां पर अपने दरवाजे खोलकर एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला भारत का पहला IIT, यानी कि भारत का पहला IIT कौन सा है? जो जेनिसबर्ग, क्या नाम है जगह का? जेनिसबर्ग। क्या नाम है? जेनिसबर्ग। तो जेनिसबर्ग में क्या कर रहा है? तंजानिया में। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन से IIT ने तंजानिया में अपना पहला कैंपस स्थापित किया, या IIT का नाम देके आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये किया है IIT मद्रास ने। किसने? यानी कि ऑप्शन डी ठीक होगा, IIT मद्रास ने। कहां पर? जंजीबार में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला, क्या? भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी, यानी कि वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है टाटा प्ले फाइबर के साथ मिलकर किसी कंपनी ने। उस कंपनी का नाम बताना है। तो कौन कौन सी कंपनी है? एक तो है टाटा प्ले फाइबर, और दूसरी कंपनी कौन सी है जो इसको मिलकर बना रही है? ये क्या है? वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड बना रही है। ये बनाया नोकिया ने, यानी कि ऑप्शन ए ठीक होगा। ये देख लीजिए, नोकिया और टाटा प्ले फाइबर दोनों मिलके बना रहे हैं। अगला है पहला वैश्विक AI, यानी कि ग्लोबल AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन, यानी कि सिक्योरिटी समिट। ये कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ यूनाइटेड किंगडम में। ये पहला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो जो ये समिट हुआ है ना, इस समिट में आपको बताना है कि अभी बताना क्या, देखते हैं पहले। इस समिट में एक डिक्लेरेशन साइन हुई है। क्या नाम है? दी ब्लेच-टेली। क्या नाम है? ब्लेच-टेकली के नाम से एक डिक्लेरेशन हुई है। उसमें टोटल कितनी कंट्रीज ने साइन किया है? 28 कंट्री और 29वीं EU, यानी टोटल 29 ने। 28 कंट्री हो गई और एक EU हो गया, यानी कि यूरोपियन यूनियन हो गया। और ये अभी जो आजकल AI से जो खतरे हो रहे हैं, जो सिक्योरिटी थ्रेट आ सकते हैं, उसको रिगार्डिंग एक डिक्लेरेशन साइन हुई है। उसमें इंडिया ने भी साइन किया है। तो अभी देखेंगे कि भाई इस पर कैसे काम किया जाए, कैसे सिक्योरिटी को बचाया जाए, कैसे वर्ल्ड में इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। ये 28 कंट्री आप देख सकते हैं, जो पढ़ना चाहे वो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ष का शब्द नामित किया गया, यानी कि वर्ल्ड ऑफ द ईयर। वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है? किसने माना है? कॉलिन डिक्शनरी ने। तो कॉलिन डिक्शनरी ने माना है AI को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, सॉरी कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी है, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, उसने माना है हेल्यूसिनेशन को। और ऑक्सफोर्ड ने माना है प्ले हार्डर को। किसको? 3 डिक्शनरी इंपॉर्टेंट होती है। एक ऑक्सफोर्ड के लिए प्ले हार्डर, कैम्ब्रिज के लिए हेल्यूसिनेट, और AI यानी कि कॉलिन्स डिक्शनरी। अभी अगला क्वेश्चन है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो होगा, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभी एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा लगता तो आसान सा है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो BJP गवर्नमेंट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरा तवज्जो देती है। तो जो राजभवन है कोलकाता का, कहाँ का? कोलकाता का राजभवन, वहाँ पर थ्रोन रूम है एक। तो जो सिंहासन का कमरा है, उस कमरे को, उस जो थ्रोन रूम है, उसका नाम रख दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। देखिए, वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन जल दिवाली कैंपेन लॉन्च की थी। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। तो उसमें जो वुमेन्स हैं उनके लिए 1400 वुमेन्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। अमृत योजना के तहत थी ये, कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को स्वच्छ पानी मिल सके, घरों में पानी पहुंच सके, उसके लिए था। बस आप याद कर लेना कि ये लॉन्च हुई थी। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें भाई। धन्यवाद।